गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम देखने वाले हैं कम्प्लीटली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एमसीक्यूज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और हर एक स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए। देखो 10 ही सवाल देखने वाले हैं, पर पूरे डिटेल्स के साथ देखने वाले हैं। ये जो पार्ट है वो पार्ट फर्स्ट रहेगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, ओके, जिसमें हम देखने वाले हैं द कंपनी रूल, जो कि 1773 से लेकर 1858 तक चला था। कंपनी रूल, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। देखो फर्स्ट क्वेश्चन से, ब्रिटिश केम टू इंडिया इन विच ईयर। जो ब्रिटिश लोग थे वो इंडिया में कब आए थे? ऑप्शन में दे देखें, ऑप्शन ए ईस्वी 1700, ऑप्शन बी दिया है ईस्वी 1500, ऑप्शन सी दिया है ईस्वी 1600 या ऑप्शन डी दिया है ईस्वी 1800। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 1600। देखो ईस्वी 1600 में ब्रिटिश लोग जो थे इंडिया के अंदर एंट्री हुई थी। ईस्वी 1600 में ट्रेडर के मतलब बिजनेस करने के हेतु, व्यापार करने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ब्रिटिश लोग जो थे वो इंडिया में प्रवेश किया था, इंडिया में एंट्री की थी। तो उस समय क्या था, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बढ़ रहा था। उस समय ब्रिटिश लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू बिजनेस मतलब व्यापार करने के लिए ये ब्रिटिश लोग इंडिया के अंदर आए थे। और ब्रिटिशर जो थे वो पढ़े लिखे लोग थे और इंडिया के अंदर कंट्री से बाहर नहीं जाने का, ऐसा तब तक मतलब पहले का ये इशू था। और तब तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि 1600। तो ब्रिटिश लोग 1600 में व्यापार करने के लिए इंडिया के अंदर आए थे। सवाल दूसरा देखिए, दीवानी राइट यानी कि सिविल एंड रेवेन्यू जस्टिस इन फोर्स इन विच ईयर। देखो दीवानी राइट जो थे वो इम्प्लीमेंट कब कर दिए, मतलब फोर्स में कब लागू कब कर दिए थे? ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए 1765, ऑप्शन बी 1768, ऑप्शन सी 1764 या ऑप्शन डी 1760। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन ए, यानी कि 1765। देखो दीवानी राइट जो थे वो 1765 में लागू कर दिए थे। कब? जब वॉर ऑफ बक्सर हुई थी, जब बक्सर की वॉर जब हुई थी 1764 के बाद 1765 में तुरंत जो दीवानी राइट थे वो लागू कर दिए थे। कौन कौन से राज्य पर? तो जो बंगाल था उस समय का, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उस 3 राज्य पर जो दीवानी राइट थे वो लागू कर दिए थे। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 1762 में दीवानी राइट लागू कर दिए थे। अगला सवाल देखते हैं, सिपोई म्यूटिनी ब्रिटिश क्राउन एज्यूम डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन विच ईयर। देखो ऑप्शन में दें, ऑप्शन ए 1752, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1753 या ऑप्शन डी 1758। इसका मतलब क्या है? सिपोई म्यूटिनी यानी कि ब्रिटिश क्राउन एज्यूम डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश सरकार ने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो डायरेक्ट अपने अंदर ले ली थी। वो कौन से साल में ले ली थी? तो ऑप्शन में दिए देखें ऑप्शन। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 1758। देखो 1758 में ब्रिटिश सरकार ने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी थी वो डायरेक्ट अपने अंदर ले ली थी। मतलब ब्रिटिश क्राउन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। सिपोई म्यूटिनी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ब्रिटिश सरकार के अंदर आ गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 1758 में। देखो 1757 की क्रांति जब हुई थी उसके एक साल तुरंत ही, इसके एक साल बाद ही जो इसकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ब्रिटिश सरकार ने ले ली थी। और उसके 1858 में देखो 1857 से पहले क्या हुआ करता था, तो पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे। उसके बाद क्रांति होने के बाद में वॉइसराय चेंज कर दिया, वॉइसराय आ गया था। देखो तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 1758। अगला सवाल, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली गिवन बाय। देखो संविधान सभा की जो आइडिया थी वो किसने दी थी? ऑप्शन में दे देखो, ऑप्शन ए BR आम्बेडकर, ऑप्शन बी MN रे, ऑप्शन सी MN रॉय या ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो ऑप्शन सी, यानी कि MN रॉय। MN रॉय ने संविधान सभा की आइडिया, मतलब अपना संविधान होना चाहिए ऐसी आइडिया दी थी। किसने? MN रॉय ने। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि MN रॉय ने संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की आइडिया दी थी। देखो MN रॉय जो थे वो कम्युनिस्ट मूवमेंट और पियोनियर थे, जो मतलब कम्युनिस्ट के मूवमेंट के एक सदस्य थे।
एम एन रॉय। और 1934 में 1934 में एम एन रॉय ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की आइडिया दी थी। और उसके बाद ही 1946 में जो अपना संविधान सभा थी वो मतलब बनाई गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि एम एन रॉय ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की आइडिया दी थी। अगला सवाल, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म इन विच ईयर। देखो, संविधान सभा कौन से साल में, विच ईयर मतलब कौन से साल में बनाई गई थी। ऑप्शन में दे देखा, ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1945 या ऑप्शन डी 1946। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन डी, यानी कि 1946। देखो, संविधान सभा जो बनाई थी और 1946 में बनाई गई थी। देखो, किसने रिजोल्यूशन, इसका आइडिया किसने दी थी। तो लास्ट क्वेश्चन में देखा था हमने कि एम एन रॉय ने आइडिया दी थी कि अपने देश के अंदर भी संविधान होना चाहिए, इसके लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। इसलिए 1934 में एम एन रॉय ने संविधान सभा की मांग की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1946, यानी कि ऑप्शन डी। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखो, द कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन विच ईयर। देखो, प्रश्न में क्या दिया गया है, अपना संविधान जो है, पूर्ण संविधान मतलब कंप्लीट संविधान कब लागू कब किया गया था, मतलब फोर्स में कब आया था। तो ऑप्शन में दे, ऑप्शन ए 26 नवंबर 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 फरवरी 1950 या ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1950। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 26 जनवरी 1950 के दिन अपना भारत का पूर्ण संविधान मतलब कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन ये लागू कर दिया था। देखो, इसका आधा पार्ट मतलब संविधान का आधा पार्ट जो लागू किया था वो 26 नवंबर 1950 में लागू किया था, 1949 में लागू किया था। 26 नवंबर 1949 में जो आधा संविधान है वो लागू कर दिया था और उसका कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया था और 26 जनवरी 1950 के दिन लागू कर दिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 26 जनवरी 1950। रेगुलेटिंग एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया इन विच ईयर। देखो, जो नियामक कायदा था भारत के अंदर जो अंग्रेज़ों ने लाया था वो कौन से साल मतलब विच ईयर कौन से साल लागू कर दिया था, कौन से साल में इंडिया के अंदर लाया गया था। तो ऑप्शन में दे देखिए, ऑप्शन ए 1771 मतलब 1771, ऑप्शन बी 1772, ऑप्शन सी 1773 या ऑप्शन डी 1774। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो नियामक कायदा था वो इंडिया के अंदर लागू किया था। देखो, जो रेगुलेटिंग एक्ट था, जो नियामक कायदा था वो क्यों लाया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना 1600 में, उसको रेगुलेट करने के लिए, उस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास किया था। तो इसके तहत देखो, ये इस एक्ट को ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस भी बोला गया है। तो इस एक्ट के तहत जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन थे ऑफ द कंपनी के, उसको रिकग्नाइज किया गया था इसी एक्ट के तहत, मतलब नियामक एक्ट के तहत जो कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शन थे उसे रिकग्नाइज किया गया था और उसको ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस भी बोला गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो ब्रिटिश सरकार ने पास किया था, इसको रेगुलेट करने के लिए, तो कंपनी को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको रेगुलेट करने के लिए ये कायदा पास किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 1773। अगला सवाल देखते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इस प्रश्न का मतलब क्या है। तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था। कौन सा एक्ट था, मतलब किसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था। तो ऑप्शन में दे देखो, ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है ऑप्शन बी, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। देखो, इसी के तहत, इसी
एक्ट के तहत जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे वो सब ऑर्डिनेट बन गए थे। किसके? तो बंगाल के, मतलब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया था उसके सब ऑर्डिनेट बन गए थे इसी एक्ट के तहत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। अगला सवाल, हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? देखो, पहले गवर्नर जनरल, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, या ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। देखो ऑप्शन में दे ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। देखो, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। देखो किसके थे? तो जो चार्टर एक्ट 1833 का था। देखो, ब्रिटिश इंडिया ने, जो ब्रिटिशर ने चार्टर एक्ट लाया था 1833 में, उसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया था। तो पहला कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। तो इसके तहत क्या कर दिया था? तो सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। देखो, ब्रिटिश जो इंडिया था उसका सेंट्रलाइजेशन कर दिया था। इसी के तहत जो चार्टर एक्ट 1833 था उसी के तहत सेंट्रलाइजेशन और इन ब्रिटिश इंडिया कर दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। अगला सवाल देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। देखो, पूछा गया है कि जो पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो कब का है? ऑप्शन में दे देखो, ऑप्शन ए 1781, ऑप्शन बी 1782, ऑप्शन सी 1783, या ऑप्शन डी 1784। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 1784, 1784, 1784 का है। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो 1784 का है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 1784। देखो, पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो क्यों लाया था? देखो, जो ब्रिटेन के तत्कालीन, मतलब उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के थे, विलियम पिट्स, उसने ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया था। क्यों लाया था? तो जो सेटलमेंट करने के लिए। किस लिए? तो जो पहले 1773 में जो एक्ट लाया था, रेगुलेटिंग एक्ट जिसे बोलते हैं, उसमें कुछ कमियां रह गई थी। तो उस कमियों को पूरा करने के लिए विलियम पिट्स ने ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया था। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 1784। अगला सवाल देखते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया। पूछा गया है कि चार्टर एक्ट जो है वो कब का है, इंडिया में कब लाया था? तो ऑप्शन में दे देंगे, ऑप्शन ए 1831, ऑप्शन बी 1832, ऑप्शन सी 1833, या ऑप्शन डी 1834। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 1833, चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया 1833 इस प्रश्न का उत्तर है। देखो, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 1833 का है ये जो चार्टर एक्ट है वो लाया गया था। इसमें क्या कर दिया था? तो सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश इंडिया जो था उसको सेंट्रलाइज कर दिया था। और इसी के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, जो वॉरेन हेस्टिंग थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया था। चार्टर एक्ट 1833 के हिसाब से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया था। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे फर्स्ट? तो विलियम बेंटिक जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे। तो उसी के तहत इसी चार्टर एक्ट 1800 तहत इंडिया पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ आ गया था। पहले कंपनी को, मतलब जो इंडिया था वो पहले कंपनी के अंडर था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी के तहत जो इंडिया था उसके तहत था। जब चार्टर एक्ट लाया गया था 1833, उसके तहत पूरा इंडिया ब्रिटिश के हाथ में चला गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 1833 में चार्टर एक्ट लाया गया था। अगला सवाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखो, प्रश्न क्या पूछा गया है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया था, और कौन सा एक्ट था, किसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था? तो ऑप्शन में दे दी, ऑप्शन ए
रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, या ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि चार्टर एक्ट 1833। देखो, चार्टर एक्ट 1833 के हिसाब से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया था। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट कौन बने थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। तो देखो, चार्टर एक्ट 1833 के हिसाब से, देखो मैंने बोला था आपको कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया ब्रिटिश इंडिया का बनाया था, और पूरा इंडिया जो था, पूरा ब्रिटिश इंडिया जो था वो ब्रिटिशर के हाथ में आ गया था। तो उसके तहत जो चार्टर एक्ट 1833, इसके तहत जो पावर थी सिविल और मिलिट्री पावर, वो पूरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में आ गई थी। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे? तो विलियम बेंटिक। और इस प्रश्न का फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसके तहत बने थे? तो चार्टर एक्ट 1833, यानी कि ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं, लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऑप्शन में दे देखियो, ऑप्शन ए एम एन रॉय कमेटी, ऑप्शन बी मैकॉले कमेटी। देखो, प्रश्न में क्या पूछा गया है कि किस कमेटी के तहत जो इंडियन लोकल जो थे वो रिप्रेजेंट कर सकते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर लोकल का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इसे कौन से कमेटी ने कहा था? तो ऑप्शन, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि मैकॉले कमेटी। देखो, मैकॉले कमेटी ने कहा था कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर लोकल लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। किसके अंदर? तो सिविल सर्विस के अंदर। ओके, तो सिविल सर्वेंट के अंदर लोकल लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। तो इस प्रश्न का उत्तर है मैकॉले कमेटी, यानी कि ऑप्शन बी मैकॉले कमेटी के तहत। देखो, और इसमें इंडिया को अलाउ किया था कि लोकल रिप्रेजेंटेशन सिविल सर्विस के अंदर होना चाहिए। और जो मैकॉले कमेटी जी थी तो अपॉइंट की थी 1854 में, 1854 में जो मैकॉले कमेटी थी वो अपॉइंट की गई थी। किसके लिए? तो सिविल सर्वेंट के लिए इंडियन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि मैकॉले कमेटी। देखो, अब आप लोगों की ड्यूटी है कि मैक्सिमम लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक, विद्यार्थियों तक इस लेक्चर को शेयर करो और पहुँचाओ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लेक्चर का फ़ायदा ले सके। और देखो, वैसे भी लोगों को, मतलब इंडिया के अंदर सभी लोग अपने संविधान के बारे में, अपने हिस्ट्री के बारे में जान सके, उनको पता चले कि अपने संविधान कैसा है, अपने संविधान के अंदर क्या क्या है। तो थैंक यू। अगर लेक्चर पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।